हम लोग का जो टॉपिक है वो है केंद्रीय सचिवालय। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय जिसका शाब्दिक अर्थ है सचिवों का कार्यालय। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय में जेपीएससी में ज्यादा उम्मीद है कि शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय, राज्य सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सचिव, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट्स ज्यादा उम्मीद है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। इस पर सीधा जो सवाल जो बनता है, इस पर आपको क्वेश्चन जो बनता है कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना तथा इसके कार्यों का मूल्यांकन करें। ये एक सिंपल जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम यह कैसे कह सकते हैं, लिखना कुछ नहीं है, सब मिल जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, जितना हो सके दिमाग में घुसाना है। ठीक है, केंद्रीय हम यह कैसे कह सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के केंद्रीय मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ये कैसे थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, कैसे केंद्रीय मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। आप लोग आम बोलचाल की भाषा में सुने होंगे कि अरे मंत्री लोग को थोड़ी नॉलेज है जी, सब काम तो आईएएस लोग करते हैं। उन लोग जैसे बताता है, ये लोग तो ठेपा मार है। आम बोलचाल में सब ठेपा मार नहीं होते हैं, बहुत जानकार भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत डायरेक्ट भी होते हैं, स्कॉलर भी होते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं मंत्री लोग को जानकारी थोड़ी है, उन लोग उतना पढ़ा लिखा थोड़ी है, सब काम तो आईएएस लोग करता है। उन लोग जैसे उन लोग को बोलता है वैसे वैसे काम करता है। जैसे हमारा झारखंड का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आईएएस दैट मींस डीसी थोड़ी, सचिव, सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, शिक्षा सचिव, गृह सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, निदेशक, डायरेक्टर, सब क्या आईएएस है ना? तो ये सब क्या है? ये थिंक टैंक है, मस्तिष्क है। कोई मंत्री का भाषण तैयार होता है, मंत्री बाबू खुद लिखते हैं? मोदी जी का भाषण खुद लिखते हैं अपना? पूरा थिंक टैंक काम करता है एक एक भाषण में, पूरा ब्रेन काम करता है। आईएएस लोग का मतलब 20 आईएएस हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने आईएएस होते हैं सबका ब्रेन काम करता है, तब उनका एक स्क्रिप्ट लिखाता है, भाषण लिखाता है। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सचिवों का कार्यालय सचिवालय है, जो केंद्रीय सचिवालय है, वो भारत सरकार के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम कैसे कहेंगे कि भारत सरकार का सरकार या भारत सरकार का केंद्रीय मस्तिष्क या भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में केंद्रीय सचिवालय कार्य करता है, या हम किस प्रकार कह सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के संपूर्ण प्रशासन का केंद्र बिंदु है, या हम किस प्रकार कह सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय के चारों ओर जो है संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो घूमती रहती है और केंद्रीय सचिवालय की धुरी के समान है। इस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग मोड में आपके सामने रखा जा सकता है। क्वेश्चन जिस रूप में भी रखा जाए, लिखेंगे वही जो हम पढ़ के आए। ठीक है, वही लिखाएगा सब। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, तो थोड़ा सा घुमाएगा तो थोड़ा सा घुमा देंगे क्लासरूम में। ठीक है, अभी देखिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कंसेप्ट है, पूरी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट है। कुछ कुछ वर्ड को आपको पकड़ में रखना है, कुछ कुछ जो पॉलिटिकल साइंस में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम सिंपल एक क्वेश्चन लिख दिए कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना और उसके कार्यों का मूल्यांकन करें। ठीक है, अब चलते हैं केंद्रीय सचिवालय। आखिर केंद्रीय सचिवालय आया कैसे? अचानक से नहीं। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस एक्ट
एक्ट में एक बिंदु था जिसमें लिखा हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, उनको उनके कार्यों में सहायता देने के लिए, उनको उनके कार्यों में सहायता देने के लिए अधिकारियों का एक समूह होगा। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए जो है अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया। वही अधिकारियों का जो ग्रुप था, समूह था, आगे चलकर केंद्रीय सचिवालय के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो सचिवालय का शाब्दिक अर्थ है सचिवों का कार्यालय। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल के कार्यों को सहायता देने के लिए क्या हुआ कि अधिकारियों का एक समूह गठन किया गया। क्या किया गया? अधिकारियों का समूह गठित किया गया, गठित किया गया। यही अधिकारियों का समूह आगे चलकर केंद्रीय सचिवालय के रूप में स्थापित हुआ। यही केंद्रीय सचिवालय के रूप में आगे स्थापित हुआ। 1833 ईस्वी में वाणिज्य विभाग को इससे हटा दिया गया। केंद्रीय सचिवालय से वाणिज्य विभाग को समाप्त कर दिया गया 1833 में, और नया विभाग राजस्व और वित्त विभाग को जोड़ा गया, और नया विभाग राजस्व और वित्त विभाग को जोड़ा गया। ठीक है, 1947-48 में जब देश आजाद होता है उस समय कुल 18 विभाग भारत सरकार में थे। उस समय कुल 18 विभाग भारत सरकार में थे। 1997 आते आते यह जो है 81 विभाग भारत सरकार में हो गए। वर्तमान में देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार में 58 मंत्रालय और मुझे लगता है कि 93 विभाग होगा। इसको आप लोग करंट से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल में दिया हुआ होगा कि वर्तमान में भारत सरकार में कितने मंत्रालय हैं और कितने विभाग हैं। क्लियर है? केंद्रीय सचिवालय की उत्पत्ति अगर आपको पूछेगा, अगर पूछेगा कि केंद्रीय सचिवालय का विकास कैसे हुआ, तब उसके बाद टेल में जोड़ेगा कि इसकी संरचना और कार्यों को भी बताएं, तब हम लोग इस विकास में जा सकते। छोटा सा संक्षिप्त तैयार किए विकास, इसमें बहुत ज्यादा जाने का जरूरत नहीं। हमको विकास, विकास केंद्रीय सचिवालय कैसे हुआ, तो केंद्रीय सचिवालय जो है वो ब्रिटिश सरकार की देन है। पहला चीज लिखेंगे कि केंद्रीय सचिवालय ब्रिटिश सरकार की देन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया। यही अधिकारियों का समूह आगे चलकर केंद्रीय सचिवालय के रूप में स्थापित हुआ। यही ना है? 1833 में वाणिज्य विभाग को समाप्त कर दिया गया और फिर राजस्व और वित्त विभाग का गठन किया गया। वाणिज्य विभाग का नाम बदल दिया गया, मोटा मोटी राजस्व और वित्त विभाग कर दिया गया। अभी भी बहुत सारे नाम चेंजेस होते रहते हैं मंत्रालय और विभाग का, होता है ना जी? बहुत सारा मंत्रालय में जोड़ भी देता है। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र होता है उस समय 18 विभाग थे। 97 आते आते 18 को उलट दीजिए, 81 हो गया, 81 विभाग हो गया। अभी वर्तमान में चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जितने भी मंत्रालय हैं, ठीक है, मेरे संज्ञान में जो था मैंने लिख दिया कि 58 मंत्रालय और 93 विभाग हैं। बाकी चेक कर लीजिएगा, इसको करंट से मिला दीजिएगा। ठीक है, चले, ये कंप्लीट हो गया ना? फिर से बोले, केंद्रीय सचिवालय का अर्थ सचिवों का कार्यालय होता है।
ठीक है। केंद्रीय सचिवालय ब्रिटिश सरकार की देन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए अधिकारियों के एक समूह की स्थापना की गई। वही अधिकारियों का समूह आगे चलकर केंद्रीय सचिवालय के रूप में स्थापित हुआ। बस कंप्लीट है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत खुश है, याद आ गया तो लिखेंगे। 1833 में वाणिज्य विभाग को समाप्त कर राजस्व और वित्त विभाग का गठन किया गया। 1947 में इसमें 18 विभाग थे भारत सरकार में। 97 तक विभागों की संख्या बढ़कर 81 हो गई। ठीक है। जब सरकारें गठन होती है तो मंत्रालय और विभागों की संख्याएं जो है बढ़ती और बढ़ती रहती है। वर्तमान में 58 कितना है? 58 मंत्रालय और 93 विभाग हो गया। चले इसका फोटो खींचिए। लंबा लंबा खींचिएगा तो आ जाएगा। देखिए इतना ही है। चलिए हो गया। रिकॉर्डिंग नहीं करना है, फोटो हो गया। केंद्रीय सचिवालय का विकास किस प्रकार हुआ, यह हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कि केंद्रीय सचिवालय आखिर कहते किसको है। ठीक है। तो केंद्रीय सचिवालय, जैसा कि मैंने आपको बोला कि केंद्रीय सचिवालय सचिवों का कार्यालय है। क्या है? सचिवों का कार्यालय है। ठीक। भारत सरकार के जो कार्य होते हैं, भारत सरकार के बहुत सारे कार्य हैं। शिक्षा का अलग कार्य, रक्षा का अलग काम, कल्याणकारी काम अलग, गांव का अलग काम, चिकित्सा का अलग काम, रोजगार का अलग काम। तो क्या किया इस काम को करने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? अलग अलग विभाग में बांटा गया और मंत्रालय में बांटा गया है ना। पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा विभाग, ठीक है, अलग अलग विभाग और मंत्रालय में बांटा गया है। तो सरकार के कार्य या भारत सरकार के कार्य मंत्रालय या विभागों में बटे हैं और इन मंत्रालय या विभागों का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी सचिव कहलाता है। ठीक है, सचिव कहलाता है। ये मंत्रालय विभाग राजनैतिक कार्यपालिका यानी मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। मतलब कोई भी मंत्रालय है या विभाग है तो उसके प्रशासनिक पदाधिकारी जो मुख्य होते हैं वो सचिव कहलाते हैं, लेकिन वह विभाग किसके अंडर रहता है? मंत्री के अधीन कार्य करता है। मतलब कि टॉप पर मंत्री रहता है लेकिन प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो केंद्रीय सचिवालय में भी हमने पढ़ा कि केंद्रीय सचिवालय का अर्थ है सचिवों का कार्यालय। सचिवालय का अर्थ है सचिवों का कार्यालय। सचिवालय का अर्थ है, साफ ही ठीक है, सचिवों का कार्यालय है। सरकार के कार्य मंत्रालय या विभागों, ठीक है, में बांटे होते हैं। ठीक है। मंत्रालय का प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है। क्या होता है? सचिव होता है। जबकि
राजनीतिक कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी मंत्री, मंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ठीक है ना। सचिवों का कार्यालय है सचिवालय, सरकार के कार्य मंत्रालय या विभागों में विभक्त होते हैं, और मंत्रालय या विभाग का प्रशासनिक प्रधान जो होता है, मुख्य प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है। ठीक है, और जो कि यह जो मंत्रालय या विभाग होते हैं वो मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, यही जो मंत्रालय या विभाग का प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है, यही सब सचिव, अलग अलग विभाग का अलग अलग सचिव होगा जी, है? यही सब सचिव का जो ऑफिस होता है, जहां बैठता है, वही केंद्रीय सचिवालय हुआ, वही ना हुआ? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब सरकार के कार्य जो है वो मंत्रालयों और विभागों में बंट गए। विभागों का प्रशासनिक प्रधान, मुख्य प्रशासनिक प्रधान सचिव, और राजनीतिक कार्यपालिका मंत्री के अधीन यह कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, केंद्रीय सचिवालय जो है, केंद्रीय सचिवालय मंत्रालय, विभाग, सभी, मतलब भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग का सचिवालयी संगठन है। मंत्रालय और विभाग का क्या है? सचिवालयी संगठन है। कहने का मतलब है कि जितने भी मंत्रालय या विभाग हैं, उनमें जितने भी सचिव हैं, 400, 500, 1000, 5000, ठीक है, जितने भी सचिव हैं, उनका सचिवालय संगठन ही सचिव, केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। भारत सरकार, नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ठीक, भारत सरकार अपने कार्यों को मंत्रालय या विभागों के माध्यम से करती है। प्रत्येक विभाग या मंत्रालय का मुख्य प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है, और विभाग या मंत्रालय मंत्री के अधीन कार्य करता है। प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है। ठीक, अब क्या है कि भारत सरकार में जितने मंत्रालय विभाग हैं, उन मंत्रालय विभागों का सचिवालयी संगठन, सचिवालयी संगठन दैट मींस समझ लीजिए सचिवों का कार्यालय का संगठन केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। गलत लाइन बोल रहे हैं, समझ रहे? थोड़ा टफ है लेकिन समझ लेना होगा। ठीक है, सचिवालय का सचिवों का कार्यालय है। सरकार का कार्य मंत्रालय और विभागों में बटा होता है। प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है। राजनीतिक प्रधान बोलिए मंत्री के अधीन ये विभाग काम करता है। सभी इस प्रकार केंद्रीय सचिवालय जो है, इस प्रकार केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, सभी मंत्रालय विभाग का सचिवालयी संगठन है। ठीक है, सभी विभागों, मंत्रालय या विभाग का सचिवालयी संगठन है। इतना समझ लें। अब मान लीजिए ऐसे चलिए, इधर केंद्रीय सचिवालय का संगठन, खूब नंबर मिलेगा। देखिए इसमें फिगर खाली बना दीजिएगा ना, खूब नंबर आप लोग को मिलेगा। कैसे फिगर बनाना है? केंद्रीय सचिवालय लिख दिए। अब इधर लिखेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे, इधर लिखेंगे इकाई, इकाई, और इधर लिखेंगे प्रशासनिक
प्रधान। ठीक है, समझ गए? इधर लिखेंगे इकाई और इधर लिखेंगे प्रशासनिक प्रधान। इकाई में मंत्रालय या विभाग, यही ना है? विभाग का प्रधान कौन होता है? सचिव होता है। इसको हम सचिव या अपर सचिव या विशिष्ट सचिव भी कहते हैं। विशिष्ट सचिव भी कहते हैं। जैसे शिक्षा विभाग तो बोलेगा ना शिक्षा सचिव है फलाना बाबू। गृह विभाग गृह सचिव है ना? चिकित्सा विभाग चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य विभाग। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग ऐसा ढुलमुल रवैया किए तो हमको लगा नहीं समझ में। एक बार समझ जाइएगा ना, पूरा सिस्टम को समझ जाइए। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय विभाग अलग अलग भारत सरकार का विभाग है, इकाई है। तो हम कोई भी एक विभाग का उदाहरण लेंगे, कोई भी एक विभाग, इसमें बहुत सारे विभाग। ठीक है, तो सबों को तो लिखना संभव नहीं है, विभाग लिखे। अब इसका प्रशासनिक प्रधान क्या होता है? सचिव होता है। उसको हम अपर सचिव के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं विशिष्ट सचिव भी जानते हैं। अब नहीं इतना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सचिव याद है ना भाई, बस इतने याद रखिए। और अपर सचिव तो ऐसे ही आपको याद है, अपर सचिव, फिर आ जाएगा अवर नीचे में। ठीक है, अपर सचिव। अब विभाग, कोई भी देखिए डिपार्टमेंट जो होता है ना, कोई भी जो डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट वो विंग्स में बटा होता है, अलग अलग विंग में बटा होता है ना। कोई भी डिपार्टमेंट अलग अलग विंग में बटा होता है। ठीक है, ठीक। और विंग जो होता है वो डिवीजन में बटा होता है, कोई भी चीज। और डिवीजन जो है वो ब्रांच में बटा हुआ रहता है, ब्रांच मैनेजर। उससे ऊपर आते हैं ना डिवीजन मैनेजर, जोनल मैनेजर, इस तरह का। तो विभाग जो है वो विंग्स में बटा हुआ है। डिपार्टमेंट जो है क्या चीज बटा हुआ है? विंग में बटा हुआ है। ठीक है, हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होगा। डिपार्टमेंट में किसमें बटा हुआ है? विंग में बटा हुआ है। क्या चीज बटा हुआ है? विंग में बटा हुआ है। विभाग जिसको भी डिपार्टमेंट बोलते हैं, विभाग, प्रत्येक विभाग जो है अलग अलग विंग में बटा हुआ है। बहुत सारा विंग है सबका। ठीक है, जैसे मान लीजिए गृह विभाग है, उसका एक विंग जो है पुलिस देखता है, पुलिस का तनख्वाह बनाता है, वेतन बनाता है, उसका पीएफ, टीए, टीए, अलाउंसेस बनाता है। एक विंग कुछ बनाता है, उसको ट्रेनिंग देता है। एक विंग उसका क्या रहेगा पहनावा पोशाक वो देखता है। तो अलग अलग जो है वो विभाग का अलग अलग विंग होता है। विंग जो होता है वो अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ होता है। किसमें बटा हुआ होता है? डिवीजन में बटा हुआ होता है। डिपार्टमेंट विंग में बट गया, विंग डिवीजन में बट गया, डिवीजन ब्रांच में बट गया। किसमें बट गया? ब्रांच में बट गया। और सबसे नीचे हो गया सेक्शन, जिसमें जाता है सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बोलिए, डिपार्टमेंट किसमें बटा हुआ? हाँ, विंग में। और विंग डिवीजन, डिवीजन ब्रांच। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अच्छा फिर से बोलिए, आप बताइए डिपार्टमेंट किस में बटा हुआ है? विंग में बटा हुआ है। विंग किस में बटा हुआ है? डिपार्टमेंट विंग में बट गया, विंग डिवीजन में बट गया, ब्रांच में हो गया, नीचे सेक्शन हो गया। याद हो गया? एक बार अभी आप पढ़े, अब इसको हम 50 बार पढ़े, इसलिए हम याद है।
तो आप भी 50% पढ़ दीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसका भी हिंदी होता है, इसका भी हिंदी है, इसका ब्रांच का तो हिंदी आपको जानते हैं। वेरी गुड। सेक्शन का भी जानते हैं, अनुभाग जानते हैं ना, अनुभाग। बस यही दो में कंफ्यूजन है। ठीक है। विभाग विंग जो है उसको बोलते हैं स्कंद, स्कंद, और इसको डिवीजन को बोलते हैं प्रभाग। ठीक है। हिंदी ज्यादा टफ था इसीलिए हम हिंदी में नहीं गए शुरुआत। स्कंद, प्रभाग, शाखा, अनुभाग, आप इसको इस रूप में याद कर सकते हैं, स्कंद, प्रभाग, शाखा, अनुभाग। ठीक है। स्कंद, प्रभाग, शाखा, अनुभाग। विभाग जो है स्कंधों में बटा है, स्कंद प्रभाग में बटा है, प्रभाग शाखा में बटा है, शाखा अनुभाग में बटा है। ठीक है। डिपार्टमेंट जो है वो विंग में बट गया, डिवीजन में बट गया, डिवीजन ब्रांच में बट गया, और ब्रांच जो है सेक्शन। याद हो गया। अब विभाग का तो प्रधान पढ़ लिए हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सचिव, जिसको अपर सचिव बोलते हैं। छोड़ दीजिए, विशेष सचिव नहीं याद, तो याद है ना, सचिव, अपर सचिव। चलिए, अब नीचे इसका होता है, हम अक्सर सुनेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव के पद को कभी कभी हम अतिरिक्त सचिव भी बोलते हैं, अतिरिक्त सचिव बोलते हैं। ठीक है। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिवीजन, इसमें हो गया उप सचिव। क्या हो गया? उप सचिव। उप सचिव को निदेशक भी बोलते हैं, निदेशक। ठीक है। अब शाखा, शाखा में हो गया, यहां अपर था ना, अपर था ना, यहां अवर हो जाएगा। शाखा में क्या आ जाएगा? अवर सचिव, अवर सचिव। और इसमें अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। ठीक है। अनुभाग अधिकारी। ठीक। ये पूरा जो है यहां तक विभाग, स्कंद, प्रभाग, शाखा, अनुभाग, यहां तक जो है ये पूरा संरचना इसी हर विभाग में पाया जाता है। और प्रत्येक विभाग की यह जो संरचना है ये पूरी केंद्रीय सचिवालय के अंदर, सचिवालय प्रणाली के अंतर्गत आती है। ठीक है। मतलब अगर हम केंद्रीय सचिवालय पढ़ रहे हैं तो वहां सचिव, एक विभाग गृह विभाग मान लीजिए, तो गृह विभाग के सचिव भी बैठेंगे, संयुक्त सचिव का भी अलग चेंबर होगा। जैसे जाएंगे केंद्रीय सचिवालय, नहीं ना, यहाँ कहाँ है, रांची में, जुड़वा में। ठीक है। तो वहां जाते हैं केंद्रीय सचिवालय, तो देखते हैं क्या है, एक गृह विभाग, तो गृह विभाग में गृह सचिव भी है बैठा हुआ। ठीक। वहीं पर संयुक्त सचिव भी है एक तरफ। ठीक है। उप सचिव भी है, अवर सचिव भी है, अनुभाग अधिकारी भी, उतने दूर तक रहे। ठीक है। उसके बाद का जो है वो जो एसएससी से जाता है उन लोग का अलग व्यवस्था है। ठीक है। हाँ, ठीक, उन लोग का अलग व्यवस्था है। सचिव लोग का चेंबर देखे है ना, राजा महाराजा जैसा रखा है, पूरा व्हाइट व्हाइट चारों तरफ तौलिया रखा हुआ है, एक जरा सा जबरदस्त तरीका से बैठता है सचिव। तो अनुभाग अधिकारी तक देखे हम, ये पूरा जो है एक विभाग का सचिवालय संगठन, एक विभाग का सचिवालय संगठन। इसी तरह भारत सरकार में यदि 93 विभाग और 58 मंत्रालय हैं तो उन सबों का सचिवालय संगठन पूरा मिल के कहलाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। एक बार में सब कुछ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो केंद्रीय सचिवालय में हमने इकाई में एक तरफ बांटा, एक तरफ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी में। इकाई में हमने बांटा विभाग को, प्रत्येक विभाग में विंग्स होता है, जिसे स्कंद कहते हैं हिंदी में, विंग्स डिवीजन में बटा हुआ रहता है। ठीक है। और डिवीजन में प्रभाग जिसको बोलते हैं, डिवीजन ब्रांच में होता है शाखा, फिर अनुभाग जिसका प्रधान अनुभाग अधिकारी। ठीक है। सचिव हो गया, संयुक्त सचिव हो गया, उप सचिव हो गया, अवर सचिव हो गया और अनुभाग अधिकारी। इसके नीचे जो आता है उस
उसको बोलते हैं असिस्टेंट, सहायक। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट। उसके नीचे यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, पता है एसएससी से। उसके नीचे है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, और उसके नीचे है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, ठीक है, फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी। समझ में आ गया? यही पूरा हाँ है केंद्रीय सचिवालय का। तो ये जब आप फिगर दीजिएगा तो इसमें आपको नंबर मिलेगा ना बढ़िया। हाँ बोले, केंद्रीय सचिवालय की जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना में आपका कोई मास्टर आप क्या आम इमली लिखे हैं कट्ठा नहीं पड़ेगा, वो आपको फिगर देख के नंबर देगा कि आपने फिगर में क्या बनाया है। समझे? केंद्रीय सचिवालय कोई भी आपको प्रोफेसर जांच करेंगे तो देखेंगे, चलिए विभाग जो है इंग्लिश में भी लिख दिया है लड़का, विभाग का प्रधान सचिव भी लिखा है, आपका अपर सचिव भी लिखा है, विशिष्ट सचिव भी लिखा है, नीचे संयुक्त सचिव हो गया, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी या अतिरिक्त सचिव, उप सचिव या निदेशक, और उसके बाद अवर सचिव हो गया, अनुभाग अधिकारी, उसके नीचे सहायक, यूडीसी, एलडीसी, फोर्थ ग्रेड। क्लियर है? चलिए इसका फोटो दीजिए। हो गया? एक इसमें फिगर आप और दे सकते हैं, नंबर आपको अगर ज्यादा चाहिए तो एक फिगर आप और दे सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय की संरचना में आपने एक फिगर दी है, एक फिगर बहुत आसान, इसको भी दे दीजिए। हाँ हाँ, इसलिए बोल रहे ना कि आपको 2 पेज पर सही हर जगह फिगर मिलती है, ठीक है। फिगर दे सकते हैं। देखिए फिगर देने में, ड्रॉ करने में क्या है ना, समय की भी कम आपको लगती है, समय कम लगता है, और चीजें जो है आकर्षक भी लगती है, और लगता है कि नहीं साइंटिफिक वे में स्टूडेंट जो है वो लिखा है, जानता है। केंद्रीय सचिवालय, अब इसमें एक संरचना में हम फिगर पर जस्ट उसी फिगर को हमने ड्रॉ करेंगे, उसके ड्रॉ करने का तरीका जो है ठीक है, यहां लिखिए आप अधिकारी, या विभाग भी लिख सकते हैं, कार्यालय, कार्यालय, ठीक है। टॉप में क्या होता है, यहां पर इंग्लिश में लिखिएगा चलेगा, डायरेक्ट लिखिए सेक्रेटरी, कोई विशिष्ट सचिव और ऊंचा नीचा अपर अवर लिखने की आवश्यकता नहीं, खाली सेक्रेटरी। उसके नीचे लिखिएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। उसके नीचे लिखिएगा डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, अवर, ठीक है, अंडर, अंडर सेक्रेटरी, एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन ऑफिस। समझ में आया? तो यहां लिखिएगा असिस्टेंट, असिस्टेंट, तो लिखिएगा यूडीसी, एलडीसी, फोर्थ ग्रेड चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, ठीक है।
की संरचना, हाँ दे सकते हैं। और बनाना है इसको खूबसूरत तो ऐसे ही से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ फिर बस हो गया, जाके गजल बचल, ठीक। फोटो खींच लीजिए इसका भी। हम लोग एग्जाम लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर नहीं कोई नंबर नहीं कटेगा, एकदम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यही तो है विशेषता इंग्लिश। बहुत सारे टर्म जो हैं, जब आप जनरल साइंस का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे टर्म आपको ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना पड़ता है। बहुत सारा टर्मोलॉजी आपको जैसे कि इंग्लिश में है तो बोल्ड लेटर में आप लिख देते हैं, बोल्ड लेटर में लिखते हैं ना, है? मान लीजिए पोस्ट कॉर्प लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, हमको नहीं आ रहा है हिंदी में ऑर्गेनाइजेशन लिखा, तो हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, लिखेंगे ना। ये सब पहले यूपीएससी का फंडा था, इससे नहीं लिखना, वैसे नहीं लिखना, सब खत्म हो गया। अच्छा फिर भी सोचेगा कि जब हिंदी में नहीं जाना तो कोई नहीं सोचेगा, हम हम मेंस दिए हैं तो हम बता रहे हैं ना, पिछला 7वां से 10वां जब पीएससी में जितना भी विटामिन पर क्वेश्चन आया था तो हम कहां से लिखते हैं, रेटिनॉल हिंदी और इंग्लिश, उसको सबको हम इंग्लिश टर्म में लिखे थे, नंबर दिया था, क्योंकि हम देखे हैं आपसे उसमें नंबर दिया। कोई काटने का जरूरत है, काटने की जहां है हम पहले ही आपको बता दिए, पेन नहीं बदलना, आधा हिंद आधा बुल्लू आधा काला फिर हरियर, ऐसे नहीं, एक ही पेन से लिखना, ठीक है। या तो ब्लैक चुनिएगा तो बहुत बढ़िया, हाँ हाँ ब्लैक या ब्लू में लिख सकते हैं। कुछ लड़के या स्टूडेंट जो है ब्लैक इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ज्यादा ब्लू में लिखा हुआ रहता है, तो जब ब्लू में देखते 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 अचानक तो पेपर ब्लैक में आता है तो थोड़ा सा आकर्षक लगता है, सकता प्रोफेसर को, तो उसको देखता है काला में लिखा हुआ है, और कोई फंडा नहीं, ठीक है। खैर ये सबसे ज्यादा कुछ नहीं है, मेन चीज है कि आप लिखते कितना अच्छा, ठीक है। मेन मुद्दा ये, ब्लैक में लिखे ब्लू में लिखेंगे उससे अच्छा तो नहीं देगा, ऐसे थोड़ी, ठीक है। तो ये समझ गया केंद्रीय सचिवालय का, ठीक। हमने पढ़ाया आपको केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय का शाब्दिक सचिवालय का शाब्दिक अर्थ है सचिवों का कार्यालय, ठीक है। भारत में केंद्रीय सचिवालय ब्रिटिश सरकार की देन है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के उनके कार्यों में सहायता देने के लिए अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया। वही अधिकारियों का समूह आगे चलकर केंद्रीय सचिवालय के रूप में स्थापित हुआ। 1833 में वाणिज्य विभाग को इससे हटाकर राजस्व और वित्त विभाग का गठन किया। 1947-48 में जो है 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय कुल 18 विभाग थे। 1997 आते आते विभागों की संख्या बढ़ती गई और उनकी संख्या 81 हो गई। वर्तमान में भारत सरकार में 58 मंत्रालय और 53 विभाग कार्यरत हैं। सरकारें जैसे जैसे बदलती है, सत्ता परिवर्तन होता है, मंत्रालय विभागों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि मंत्रालय के विभाग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार होता है। विभागों या मंत्रालय का गठन जो है एक सरल प्रक्रिया है, ठीक है। हमने जोड़ दिया एक दो चीज, धीरे धीरे जोड़ेंगे, कोई चीज को एक बार में नहीं ना जोड़ेंगे, खाली हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मंत्रालय या विभागों का गठन एक आसान जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है। राष्ट्र प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, राष्ट्रपति जी लिख के आदेश दे देते हैं, वो नया विभाग का गठन हो जाता है और विभाग में वो नया मंत्री आ जाता है, मंत्री भी खुश, विभाग भी खुश, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इस प्रकार जो है हमने देखा कि केंद्रीय सचिवालय जो है वो भारत सरकार के, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि सरकार का जो कार्य है वो मंत्रालय और विभागों में बटा है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी सचिव होता है, ठीक है, और मंत्रालय और विभाग राजनैतिक कार्यपालिका या राजनैतिक प्रधान मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। कि इस प्रकार केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का सचिवालयी संगठन होता है, सचिवालयी संगठन होता है, यह है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के सचिवों का, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के
मंत्रालय या विभाग के सचिवों का ऑफिस, कार्यालय केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का सचिवालय संगठन है। यह जो है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के सचिवों का कार्यालय केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार का अधिकरण पाया जाता है, एक स्टाफ अधिकरण, एक सूत्र अधिकरण। जो सूत्र अधिकरण होता है वो जमीनी स्तर पर काम करता है, जैसे बीडीओ, सीओ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, सूत्र अधिकरण। ठीक है, थाना प्रभारी। ठीक है, तो सूत्र अधिकरण होते हैं। लेकिन एक होता है स्टाफ अभिकरण। स्टाफ अभिकरण जो होता है ना, वो सहयोग देता है, सहायता करता है, खुद स्वयं धरातल पर काम नहीं करता, निर्देशन देता है, नियंत्रण करता है, पर्यवेक्षण करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रित करता है, पर्यवेक्षण करता है, नीति नियम बनाने में सहयोग देता है, सहायता करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफ अभिकरण। क्या बोलते हैं? स्टाफ एजेंसी। ये स्टाफ अभिकरण। तो केंद्रीय सचिवालय क्या होगा? स्टाफ एजेंसी होगा या सूत्र लाइन एजेंसी होगा? स्टाफ एजेंसी होगा। ये तो सहयोग करता है ना, हायर ऑपरेटिंग बैठा हुआ रहता है। तो यहाँ फिर हम नीचे जाएंगे और बोलेंगे, इसको खींच ले फोटो आप लोग। डिवाइड कर दिया अधिकारी और कार्यालय, उसका पहले का काम कर दिया। उसमें अधिकारी सिर्फ लिखना चाहिए ना, या फिर प्रशासनिक इकाई का हेड। उसमें दो भाग में डिवाइड किया तो उसमें तो कुछ होना चाहिए। क्या आप बोल रहे हैं? जैसे अधिकारी और कार्यालय दो भाग में डिवाइड कर दिया। हाँ, बाकी हायरार्की जो बना है वो आप प्रधान का बना है। प्रधान का काम बना, सब सचिव लोग। प्रशासनिक सचिव का ही उसी को प्रधान का सचिव बोल रहा था। हाँ, तो उसका हायरार्की बनाया है, तो अधिकारी और कार्यालय की क्या वो यहाँ तक जो है वो अधिकारी गेस्टेड है सर। कभी सुने हैं कि यूडीसी से गया डायरेक्ट और गेस्टेड बन गया? या अपर कनिष्ठ होता है ना जी, लिपिक है ना, यूडीसी लिपिक होता है ना, अपर डिवीजन क्लर्क कनिष्ठ लिपिक होता है, और ये होता है क्या, लोअर डिविजनल क्लर्क होता है। तो इसीलिए हम इसको कार्यालय लिखे, ठीक है, और इनको अधिकारी लिखे। मन में कुछ विक्षुब्ध भावना है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मन में कोई शंका हो लिखने में कि हमको क्या लिख रहे हैं यार, तो उसको हमको छोड़ देना, लेकिन विशुद्ध रूप से सही। ठीक है, ये अधिकारी है और ये कार्य। सेक्रेटरी अधिकारी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी अधिकारी है, डिप्टी सेक्रेटरी अधिकारी है, अंडर सेक्रेटरी अधिकारी है, सेक्शन ऑफिसर लिखते हैं तो अधिकारी है। ठीक है, जब यूडीसी से आप लोग के मित्र लोग कहीं चयनित भी हो, कभी सेक्शन ऑफिसर हो गया होगा, पूछिएगा कभी यूडीसी से जो गया है, तो जब सेक्शन ऑफिसर हो जाता है, डबल एओ हो जाता है, तो गेस्टेड हो जाता है। ठीक है, ठीक, वही चीज। अब यहां तक आप लोग समझ गए? केंद्रीय सचिवालय सभी मंत्रालय विभाग का सचिवालय संगठन है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग के सचिवों का कार्यालय केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय जो है वो क्या है? एक स्टाफ अभिकरण है। क्या है? एक स्टाफ अभिकरण है। ठीक, क्या है? एक स्टाफ अभिकरण है जो कि मंत्रियों को उनके कार्यों को के निष्पादन में सहयोग करता है और सहायता देता है। जो कि मंत्रियों को उनके कार्यों में संसदीय दायित्वों के निर्वहन में, विधानमंडल में जब प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्री चाचा लोग से, तो कौन उसका आंसर तैयार करता है? सचिव लोग। तो भाग हो जाता है, क्या पूछ रहा है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, काम लोड भी तो रहता है, 10 तो कार्यक्रम रहता है, मंत्री लोग पर बहुत लोड रहता है वर्क का भाई। विधायक के लिए एमएलए बनता है, कम लोड रहता है, सुबह
10 बजे से जो कार्यक्रम है रात 10 बजे तक का। क्या करेगा आदमी, कहाँ कहाँ क्या करेगा, 8 मास का शरीर ही ना है, हा? तो कहने का मतलब वही है, केंद्रीय सचिवालय स्टाफ अभिकरण है, मतलब ये स्टाफ अभिकरण इसलिए बोल रहे हैं कि नीति के निर्धारण में सहयोग देता है, सहायता देता है, कार्यों के निष्पादन में मंत्रियों को सहायता देता है, मंत्रियों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सहायता देता है, यानी विधानमंडल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए, ये कौन तय करता है, सचिव करता है, सचिव तय करता है, ठीक है। स्टाफ अभिकरण जो मंत्रियों को उनके कार्यों में, संसदीय दायित्वों के निर्वहन में, संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सहायता देता है। प्रत्येक प्रकार का कार्य जो मंत्री जी करते हैं, समस्त कार्यों में सहायता कौन प्रदान करता है, केंद्रीय सचिवालय का सचिव, ठीक करता है ना, अपने संबंधित विभाग को। नहीं कि गृह सचिव है उधर रक्षा वाला क्रिया के खींच के लेंगे, वैसे नहीं होता है, ठीक है। गृह सचिव रहेंगे तो गृह डिपार्टमेंट से संबंधित जो मंत्री रहेंगे उनको सहयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय सचिवालय स्टाफ अभिकरण जो मंत्रियों को उनके कार्यों के निर्वहन में, संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सहयोग देता है, सहायता देता है, परामर्श देता है, ठीक है। नीति के निर्धारण में नीति हटा देंगे सर, नीति के निर्धारण में, ठीक है, नीति के निर्धारण में क्या करता है, सहयोग देता है, नीति निर्धारण में सहयोग, सहायता देता है। अभी हम परिचय लिख रहे हैं, केंद्रीय सचिवालय, सचिवों का कार्यालय, ठीक है। यह परिचय लिख रहे हैं, केंद्रीय सचिवालय का स्टाफ अभिकरण है क्योंकि मंत्रियों को समस्त प्रकार के कार्यों के निष्पादन में, संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सहायता देता है, सहयोग देता है। उनको नीति के निर्धारण में भी क्या करता है, सहयोग देता है। इस प्रकार पूरे शासन व्यवस्था के संचालन में, सरकार के शासन व्यवस्था के संचालन में, इस प्रकार सरकार के शासन व्यवस्था के संचालन में केंद्रीय मस्तिष्क या थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। हो गया केंद्रीय सचिवालय। अब हमने देखा केंद्रीय सचिवालय किसका विकास कैसे हुआ, केंद्रीय सचिवालय की संरचना को देख लिया, केंद्रीय सचिवालय का थोड़ा सा कार्य भूमिका को देखा। अब हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि आखिर केंद्रीय सचिवालय का क्या क्या कार्य, ठीक है। इतना के बाद हम लोग लिखेंगे क्या क्या केंद्रीय सचिवालय का कार्य। क्या हुआ, उसका नहीं लिया, वो जो बेटा भी है उसका नहीं लिया था ओ ठीक है। आप लोग खुद ही बोलिएगा इसका क्या क्या कहा, ठीक है। गवर्नमेंट, सरकारी गवर्नमेंट रूल बुक या हैंडबुक, रूल बुक भी बोलते हैं, हैंडबुक भी बोलते हैं। गवर्नमेंट हैंडबुक के अनुसार, ठीक है। सेंट्रल केंद्रीय सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय के कार्य, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय के क्या कार्य,
हेलो, हाँ भेज देते। उन्होंने ही बोला था कि कुछ उस तरह करेगा, भेज दीजिएगा। क्या हो नेगेटिव बात करेगा, उन्होंने खुद ही कहा था कि जो भी क्लास है गवर्नमेंट हैंडबुक के अनुसार क्या काम होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए इसमें, ठीक, क्या कार्य होना चाहिए गवर्नमेंट हैंडबुक के अनुसार। बोलिए, सबसे पहला कार्य नीति के निर्धारण व समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन नीति के निर्धारण व समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कहने का मतलब नीति के निर्धारण में, और कभी नीति जब बन गया तो उसमें संशोधन भी होता है, तो नीति के निर्धारण में और आवश्यकता अनुसार नीति के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब क्या है, मंत्री को परामर्श देता है, सहायता कैसे नीति ड्राफ्टिंग करके नीति को दे देते, ड्राफ्टिंग करके नीति को दे दी। सारे सचिव लोग जो भी है, प्रधान सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सब कोई बैठा और एक नीति बना के उसको दिया विभाग के मंत्री को। विभाग का मंत्री जो है अपना पर्सनल पीए भी रखता है, पर्सनल सेक्रेटरी रखता है, ठीक है, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी रखता है ओएसडी। तो विभाग के मंत्री स्वयं और अन्य जो हैं उनके अधिकारीगण उनके साथ मिलकर उस ड्राफ्टिंग को पढ़ते हैं, आवश्यकता अनुसार खुद भी संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद उसको फिर विधानमंडल में रखते हैं नीति को। यही ना प्रोसेस होता है। तो हमने इसीलिए लिखा कि केंद्रीय सचिवालय का क्या काम है, नीति का निर्धारण और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, नीति के निर्धारण के लिए ये रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता है सचिव लोग, सूचना आंकड़ा का संग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता है और मंत्री के समक्ष रखता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, सूचना छोड़ दें तो सूचना, आंकड़ा, ठीक है, सामग्री, ये सब का क्या करता है, एकत्रीकरण करता है, जुगाड़ करता है, इसको विश्लेषण करता है, उसका विश्लेषण करता है और मंत्री जी के समक्ष रखता है। समझ में आ गया, नीति का निर्धारण और समय समय पर उसमें संशोधन करने में सहयोग देता है या महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या मंत्री को सहयोग देता है, सहायता देता है। आपकी लिखने की शैली आप कुछ भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट ये मत लिख दीजिएगा कि निर्माण करता है, बनाता है। बहुत जगह लिखा हुआ था नीतियों का निर्माण करता है। निर्माण कैसे करेगा? निर्माण करने के लिए ऑथराइज नहीं है। निर्माण तो जो मोहर लगाएगा वो ना किया, ठीक है। तो नीति के निर्धारण में संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद नीति के बाद ये नियम, कानून, नियम, कानून, विनियम, क्षेत्रीय कार्यक्रम, परियोजना, ठीक है, के निरूपण में सहयोग देता है या फिर आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं कि पहले हम नीति बोल दिए, नीति का निर्धारण संशोधन, फिर कार्यक्रम बनता है, क्षेत्रीय कार्यक्रम योजना, जैसे मनरेगा, फूलो झानो योजना, किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अगुआ आवास योजना, ये सब बना। तो इस तरह का क्षेत्रीय कार्यक्रम और योजना के निरूपण में कानून बनाने में, कानून विधान संसद में पेश होता है, विधानमंडल पेश होता है, तो पहले बनता है ना, ड्राफ्टिंग होता है ना। तो विधान, कानून, नियम, विनियम, क्षेत्रीय योजना, कार्यक्रम के निरूपण में सहयोग देता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? नीति हो गया, नियम हो गया, कानून हो गया, विनियम हो गया, क्षेत्रीय योजना हो गया, कार्यक्रम हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अब फिर क्या करेंगे? अभी तो निर्धारण में हो गया, अब नीति, नियम, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यक्रम, योजना के क्रियान्वयन हो रहा है। जो काम करता है सूत्र एजेंसी लोग, ये सब का क्रियान्वयन सूत्र एजेंसी करता है ना, लाइन एजेंसी लोग। तो नीति, नियम, क्षेत्रीय कार्यक्रम, योजना का जब क्रियान्वयन होता है तो क्रियान्वयन को क्या करता है? उसका पर्यवेक्षण करता है, देखता है कि जो बनाए हैं नियम कानून उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो क्या करता है? इसका क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है, देखता है। अगर ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? निर्देश देगा ना। तो निर्देशन, ठीक है, नीति, नियम, क्षेत्रीय कार्यक्रम, योजना का क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, निर्देशन देगा। कैसे करो? जब निर्देश देगा ऐसे करो, और उसका बात जब माना जाता है यानी नियंत्रण, कंट्रोल करता है। तो देखिए, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, मार्गदर्शन भी जोड़ सकते हैं। हो गया निर्देशन, मार्गदर्शन एक ही चीज लिख सकते हैं। नियम, क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, मार्गदर्शन, नियंत्रण। अब जब नियंत्रण करेगा तब देखेगा कि कितना काम अच्छा हुआ, तो उसका क्या होगा? मूल्यांकन करेगा ना। मूल्यांकन। और इस कार्य में अलग अलग जो एजेंसी जो कार्य करती है उसके बीच समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। मूल्यांकन, समन्वय व संचार सूत्र
सूत्र स्थापित करता है। ठीक है, एक ही लाइन में आपने इसके तमाम कार्यों को लिख दिया। अगर ये 3 लाइन भी हम लिख दिए तो समझ लीजिए 80% केंद्रीय सचिवालय का काम मेरा हो गया। ठीक है, नीति का निर्धारण करेगा, संशोधन करेगा, उसमें सहायता देगा। स्टाफ अभिकरण में तो क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम उसको बनाएगा, उसके निरूपण में सहयोग देगा। कानून नियम विनियम उसके निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जितने भी नीति बनाया, नीति नियम विनियम परियोजना योजना कार्यक्रम उसके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, उसका निर्देशन, उसका नियंत्रण मार्गदर्शन मूल्यांकन करता है, साथ ही समन्वय भी स्थापित करता है। और लिखे संचार सूत्र मतलब कि कम्युनिकेशन, संचार सूत्र के रूप में भी कार्य करता है। लिख सकते हैं? क्लियर है? आगे बढ़े? कहीं कोई दिक्कत? अब ये हो गया इसका काम। अब मंत्रियों के लिए क्या दायित्व है? मंत्री को निर्णय लेने में सहयोग देता है। मंत्री को निर्णय लेने विभिन्न कार्यों को संपादित करने, विभिन्न कार्यों को संपादित करने में क्या करता है? सहयोग और सहायता देता है। ठीक है, इसके अलावा मंत्री को संसदीय दायित्वों के निर्वहन में, ठीक है, संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सहयोग देता है। जैसे कि विधानमंडल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने में सहयोग देता है। ठीक है, इसका फोटो खींचो। ठीक है, हो गया? कुछ है नहीं, मोटा मोटी आपका कार्य हो गया। इतना ही कार्य है। अब इसको आदमी पॉइंट में बढ़ा दे अलग बात है। ठीक है, 1 2 3 4 5 यही कार्य है। 5 पॉइंट मुख्यतः। ठीक है, संरचना का आप ठीक से फिगर बना लिए, थोड़ा सा केंद्रीय सचिवालय को बदला दिए ठीक से, और ये थोड़ा सा बतला दिए केंद्रीय मस्तिष्क है, सबका केंद्र बिंदु है, बस हो गया। कुछ और कार्य देख लेते हैं। ठीक है, संबंधित विभागों से सूचना तथ्य आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, जो विभाग का सचिव है उस विभाग में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डाटा है, ठीक है, क्या डेटा है, क्या सूचना है, क्या डेटा है, क्या तथ्य है, उसका संग्रहण करना। ठीक है, जो विभाग है उस विभाग के लिए बजट यही बनाता है जी, मतलब बजट बनाता नहीं है। ठीक है, बजट का एक रॉ मटेरियल पेश करता है ना कि हाँ हमारे विभाग
विभाग में इतना खर्च हुआ और आगे आने वाले वर्षों में, आगामी वित्तीय वर्ष में इतना खर्च होगा। तो विभाग जो है, संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग है, विभाग के लिए बजट तैयार करना व बजट के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान करवाना। ठीक है, मोटा मोटी यही काम है कि संबंधित विभाग जो है उससे सूचना, तथ्य, आंकड़ों का संग्रहण करना और जो विभाग जो है उसके वो जो काम करेगा वर्ष भर, विभागों के लिए बजट तैयार करना और बजट के अनुसार क्या व्यय होगा, बजट के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान करवाना। ठीक है, या उस पर नियंत्रण रखना, बजट के व्यय पर नियंत्रण रखना, बजट के व्यय पर नियंत्रण रखना। ठीक है, मान लीजिए कोई विभाग का सचिव है, ठीक है, तो विभाग, अधीनस्थ विभाग तथा इससे संलग्न विभाग, संलग्न कार्यालयों के मध्य समन्वय, संपर्क सूत्र स्थापित करना। संबंधित विभाग प्रशासनिक एजेंसियों के अधिकारियों की कार्यक्षमता का विकास करना। बस ज्यादा नहीं लिखना है, नंबर नहीं आएगा, यही इतना ही काम ही है। ठीक है, हमने देखा इसका मुख्य काम है मंत्री के संबंध में मंत्रियों को उनके सभी दायित्वों के निर्वहन में, जैसे मंत्रियों को उनके समस्त कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। मंत्रियों को संसदीय दायित्वों के निर्वहन में केंद्रीय सचिवालय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नीति के निर्धारण में और आवश्यकता अनुसार संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय योजना, कार्यक्रम, नियम, विधान, विनियम इत्यादि के निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ नीति, नियम, कानून, योजना, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, मूल्यांकन, समन्वय, मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ लिखेंगे इस तरह, और साथ ही साथ इनमें समन्वय स्थापित करता है, संपर्क सूत्र या संचार सूत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखने का तरीका अपने से लिख लेंगे। ठीक है, मोटा मोटी मुख्य काम इसका यही है। संबंधित विभाग के लिए बजट तैयार करता है और बजट के लिए व्यय पर नियंत्रण रखता है, बजट के लिए व्यय पर नियंत्रण रखता है। विभाग संबंधित विभाग से सूचना, तथ्यों, आंकड़ों का संग्रहण करता है। ठीक है, जो संबंधित विभाग है, जो प्रशासनिक एजेंसियां हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी कार्य क्षमता में किस प्रकार विकास हो, मतलब समय समय पर कैसे उनको ट्रेनिंग के द्वारा उनका विकास किया जाए, इसका भी दायित्व जो है केंद्रीय सचिवालय पर है। साथ ही संबंधित विभाग, उसके अधीनस्थ विभाग, उसका जो अधीनस्थ विभाग होता है और जो क्षेत्रीय कार्यालय, संलग्न कार्यालय जगह जगह होते हैं, ठीक है, तो उन सब में भी संपर्क सूत्र, संचार सूत्र स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है?
क्लास जो रहेगा, और एक बात, केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के सचिवालय कार्य करते हैं। केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के सचिवालय कार्य करते हैं। एक केंद्रीय सचिवालय, एक जो खास मंत्री लोग का मंत्रिमंडलीय सचिवालय होता है जिसको कैबिनेट सचिवालय कहते हैं, और एक प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय पीएमओ ऑफिस। तो केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के सचिवालय होते हैं। हमने केंद्रीय सचिवालय पढ़ा, इसके बाद हम लोग कैबिनेट सचिवालय पढ़ेंगे। कैबिनेट सचिवालय के साथ कैबिनेट सचिव को देख लिया जाएगा कुछ, ठीक है, कि कैबिनेट सचिव की क्या भूमिका है, और प्रधानमंत्री कार्यालय पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल केंद्र स्तर पर। जब हम राज्य में आएंगे तो राज्य सचिवालय को पढ़ेंगे, ठीक है, राज्य के मुख्य सचिव को पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज बस इतना ही, फिर अगला क्लास